जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी एक बार देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पेज पे वैसे आज कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिया हुआ है। अब देखो ये जो न्यूज़ है, मैंने आपको बोला है कि किसान को लेकर के प्रत्येक दिन पेपर में आता है। प्रत्येक दिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जब किसान और सरकार मिलकर किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पर पहुंचेंगे, किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे, देन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा देन इम्पोर्टेंट होगा, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ये जो टॉपिक है किसान टॉपिक, या ये जो कृषि का जो मुद्दा है, ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में आपके काम दे सकता है। जीएस पेपर 2 में भी आपके सहयोगी हो सकता है और 3 में भी आपको काम दे सकता है, राइट। इसको एक बार देख सकते हैं। मेड इन इंडिया की बड़ी छलांग कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक नाम की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद में। नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में, या अन्य एक और वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप की है, उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। देखो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्कूली बच्चों के नाश्ते पे खर्च होंगे 10,000 करोड़। कुपोषण, देश में जो कुपोषण की समस्या है और ख़ास करके जो देश में 100 से 100 कुपोषित जिला है, वहाँ पे ये प्लान इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति, यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, देखो नई शिक्षा नीति में जो है ये सुझाव दिया गया है कि बच्चों को मिड डे मील के साथ जो है उसको नाश्ता भी दिया जाए। और वो नाश्ता कैसा होगा? नाश्ता पोषण युक्त होगा, ताकि कुपोषण की समस्या का समाधान हो। और इनिशियली जो है भारत के 100 सबसे अधिक कुपोषित जिला जो है वहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस रूप में इसको आप देख सकते हैं। अब देखो ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रख लेना है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम चेंज करके कर दिया गया है संभाजी नगर। संभाजी नगर कर दिया गया महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम। अब देखो ये जो है एनडब्ल्यूसी को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मिली सर्वाधिक शिकायत। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में चर्चा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रख लेना कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो एक्ट आया था वो आया था 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, और इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। तो एक्ट आया 1990 में, गठन किया गया 92 में। जब कोई संस्था संसद के द्वारा पारित किसी एक्ट के माध्यम से स्थापित होता है तो उसे कहा जाता है सांविधिक संगठन। और जब कोई संस्था संविधान में निर्मित है, संविधान द्वारा निर्मित संस्था को संवैधानिक संगठन कहा जाता है। जैसे चुनाव आयोग आपका संवैधानिक संगठन है, यूपीएससी संवैधानिक संगठन है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? सांविधिक संगठन है। क्यों? क्योंकि संसद के एक एक्ट के माध्यम से इस संस्था का निर्माण किया गया। अब देखो इसमें इसका जो मूल उद्देश्य है महिलाओं की संवैधानिक सुरक्षा करना, कानूनी सुरक्षा करना, ये सारा का सारा चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपको बताना है वो यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है, अभी रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। बीपीएससी ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, यूपीएससी इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट मानवाधिकार आयोग की सदस्य होती है। मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी राष्ट्रीय महिला आयोग के पद पे बैठेगी वो मानवाधिकार आयोग की सदस्य होगी। दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ से कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट मानवाधिकार आयोग की सदस्य होती है, और साथ ही साथ इसकी स्थापना 1990 के एक्ट के माध्यम से 1992 में किया गया था। इसको भी देख सकते हैं। हर जिले में जैविक हमलों से निपटने का चल रहा है पूर्वाभ्यास।
अभ्यास चलता है, अभ्यास सेशन चल रहा है कि किस तरह से जैविक हमला अगर होता है तो उससे निपटा जाए, किस तरह से प्राकृतिक आपदा होता है तो उससे निपटा जाए। ये भारत में जो है 2023 तक 740 जिलों में इस तरह का अभ्यास चलेगा, पूर्वाभ्यास चलेगा। अब देखो, किसी ने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जब दो देशों के बीच, मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में अगर सैन्य अभ्यास होते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो इंडिया और मान लो अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास होते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य उसका होता है कि टेक्नोलॉजी को शेयर करना। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर करेगी और भारत जो अपना टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के साथ शेयर करेगा। और दूसरा उद्देश्य होता है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। सेनाएं जब भी युद्धाभ्यास करती है उसका मतलब होता है कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं, यानी युद्ध की कंडीशन आए तो वो लड़ सकें, राइट। देखो, किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो 6,000 रुपये सरकार किसानों के अकाउंट पे भेज रही है प्रत्येक वर्ष, 2,000 रुपये 4 महीने के अंतराल पे किसानों के अकाउंट पे सरकार भेजती है। अब देखो, यहाँ जो है दोनों वैक्सीन के बारे में दिया हुआ, एक तो कोविशील्ड है और दूसरी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। एस्ट्रोजेनेका कंपनी, इंडियन कंपनी, वो डेवलप की है। सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर, ये तीनों ही संस्था मिलकर डेवलप किया है। और कोवैक्सीन वैक्सीन जो है, ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से इंडियन वैक्सीन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। दोनों को मंजूरी मिल चुकी है कोरोना वैक्सीन के रूप में भारत सरकार के द्वारा। देखो, मंडे का जो टॉपिक होता है मुद्दा होता है। प्रत्येक मंडे को आपको मुद्दा नाम से एक टॉपिक देगा और पूरा का पूरा एक पेज आपको मुद्दा पे ही रहता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोरोना वैक्सीन पे दिया हुआ आज का मुद्दा। अब देखो, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब ये जो व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से संबंध है, तो इन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ पे जो भी एडिटोरियल लिखे होंगे तो इन्होंने सरकार का पूरा बड़ाई किया होगा। इसी तरह से मान लो यहाँ पे कोई कांग्रेस के मेंबर अगर लिखते हैं तो वो सरकार का पूरा पूरा बुराई करते हैं। तो ना तो हमें सरकार का बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, ना तो बुराई करना, हमें एज ए न्यूट्रल पॉइंट हमें रखना चाहिए। कृषि बिल पे हमने कई बार डिस्कस किया है कि उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है। हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट की जानकारी होना चाहिए और हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट की जानकारी होना चाहिए और हमें एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। अब देखो, रेलवे से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका निर्माण चल रहा है उसका मैं एक मैप आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस न्यूज़ पे लौटूंगा। देखो, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अब देखो, यहाँ से जो है ये लुधियाना है, यहाँ से जो ये लाल लाइन गुजर रही है इसको बोलते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। और ये जो है ये दिल्ली के नगर, ये दादरी के पास से जो है ये गुजरती है, ये बोलते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर। ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। इसे DMIC भी कहते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहते हैं। और ये जो बन रहा है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से डेवलप किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है स्टेट पीसीएस वगैरह में कि DMIC किसके माध्यम से बनाया जा रहा है, तो जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। वेस्टर्न कॉरिडोर जापान के सहयोग से और ईस्टर्न कॉरिडोर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। अब देखो, ये जो है ये दिल्ली से आएगी और यहाँ पे JNPT है, बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यहाँ पे इसको कंसर्न करेगी, यहाँ पे इसको टच करेगी और यहाँ तक आएगी। और ये जो लुधियाना से चलेगी ये आएगी आपको कोलकाता बंदरगाह के पास। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC कहा जाता है इसको। DFC क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लुधियाना से मैंने दिखाया, लुधियाना से कोलकाता के बीच में, ये पूरी तरह से इस तरह से जो है ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इस तरह से पूरी तरह से रेलवे रूट होगी और उस रेलवे रूट पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी।
मालगाड़ी चलेगी वहाँ पे, यानी जो भी सामान मान लो लुधियाना में बन रहा है या दिल्ली में बन रहा है या उसके बीच का किसी भी लोकेशन पे बन रहा है, उस मालगाड़ी के माध्यम से उसको एयरपोर्ट पे बंदरगाह पे पहुँचाया जाएगा। राइट, पोर्ट पे बंदरगाह पे उस सामान को पहुँचाया जाएगा और बंदरगाह के माध्यम से उस सामान का निर्यात विश्व के देशों को किया जाएगा। इधर में हम कोलकाता एयरपोर्ट पोर्ट का यूज करेंगे और इधर में हम JNPT का यूज करेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है उसका यूज करेंगे। दोनों के माध्यम से सामान हम पहुंचाएंगे, विदेश पहुंचाएंगे, निर्यात करेंगे। अब देखो इसका फायदा क्या है, 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला तो कि देश में अभी जो है 57% ढुलाई जो हो रहा है वो सड़क माध्यम से हो रहा है, जबकि रेलवे के माध्यम से सिर्फ 36% ढुलाई हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का काम रेलवे के माध्यम से सिर्फ 36% हो रहा है, 57% ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सड़क माध्यम से। जबकि USA में अगर आप देखोगे तो रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन 48% होता है, चाइना में 47% ट्रांसपोर्टेशन जो होता है रेलवे के माध्यम से होता है। अब देखो अगर मान लो हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ट्रक वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन को हम कम कर देंगे। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा था कि एक मालगाड़ी जो है, एक मालगाड़ी लगभग 300 ट्रक के बराबर होता है। मतलब 300 ट्रक जितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है उससे अधिक ट्रांसपोर्ट एक मालगाड़ी कर सकता है। तो यानी एक सिंगल मालगाड़ी चला करके जो 300 ट्रक है उसको हम रोक सकते हैं एक तरह से, यानी 300 ट्रक के माध्यम से जो धुआं निकलेगा, राइट, उसको हम रोक सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में भी हम कमी ला सकते हैं। इसलिए सरकार ध्यान दे रही है कि सरकार सड़क ट्रांसपोर्टेशन को कम करके रेल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि हमें वायु प्रदूषण रोकना है, हमें कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि पेरिस क्लाइमेट समझौता जो हुआ था 2015 में, उसमें भारत सरकार ने टारगेट लिया था और उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, अपने रेलवे सेक्टर को मजबूत करना होगा, हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करना होगा। अब देखो इससे क्या होगा कि वेयर हाउस का निर्माण होगा, अधिक से अधिक वेयर हाउस बनेंगे, अधिक से अधिक गोदाम बनेंगे, जिससे क्या होगा कि अनाज सड़ने से बचेगा और इससे क्या होगा कि रोजगार का सृजन भी होगा। तो रेलवे एक तरह से हमारे लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसको इस रूप में देख सकते हैं, GS पेपर 3 में आपको काम दे सकता है ये। इसको मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद से पढ़ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को जानकारी होना चाहिए। हो सकता है UPSC में क्वेश्चन ये नहीं आया क्योंकि तिब्बत पे जो है भारत प्रत्यक्ष तौर पे या खुल के तिब्बत पे भारत बातचीत नहीं करता है, तो UPSC भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, राइट, आपको जानकारी होना चाहिए तिब्बत मसला क्या है। देखो दो चीज़ें होता है, एक तो FDI होता है और एक FPI होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दो पार्ट होता है, एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और होता है एक FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे जा करके मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी इंडिया आके इन्वेस्टमेंट करती है, एक तरह से उस कंपनी में मालिकाना हक रखती है, तो उसको कहा गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI क्या हुआ, मान लो शेयर किसी कंपनी का परचेज कर लिया, आपने घर पे बैठे हो अभी किसी कंपनी का पर्टिकुलरली शेयर परचेज कर लो USA में, तो एक तरह से आप USA में उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको FPI कहा जाता है। तो FDI में क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मान लो FDI में आपने निवेश किया, FDI में अगर आप निवेश करते हैं तो आप चाहोगे कि कल का कल हम वहाँ से अपना पैसा सारा निकाल लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन FPI में अगर आप निवेश करते हैं तो मान लो शेयर इमीडिएटली बेच दो, 2 सेकंड में आप अब FPI से अपना पैसा निकाल सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट जितना FDI इन्वेस्टमेंट होता है जितना अधिक उतना अच्छा होता है, और जितना कम FPI होगा उतना अच्छा होगा। FPI इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, FDI इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब देखो अगेन यहाँ पे एक संस्था है CIC के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI कहा जाता है।
देश में कंपटीशन बनाना ज़रूरी है दो कंपनियों के बीच में। मार्केट में किसी कंपनी का मोनोपोली ना कायम हो, इसके लिए सीसीआई काम करती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है। इसको भी एक बार आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। अब देखो, प्रत्येक दिन दैनिक जागरण में जो है कुछ इस तरह का टॉपिक दिया जाता है जो डाटा लाइक या डाटा के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है। कल मैंने जो है कुछ टॉपिक इस तरह का कट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, आप लोग जाकर के देख लेना। और बहुत कम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं डेली वीडियो देखते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको भी देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ पनबिजली परियोजनाओं की चर्चा है, तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। ये सारी जो परियोजना, जैसे रतले पनबिजली परियोजना है या दुलहस्ती पनबिजली परियोजना है, ये किस नदी पे है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी नदी परियोजना के बारे में दिया हुआ है उसके बारे में नेट पे सर्च कर लेना, वो किस नदी पे है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। ओके, आज इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।